नमस्ते सरस्वती प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हमारा सौभाग्य है श्री मधुर भाई जी शास्त्री आचार्य जी लखनऊ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कालानुकाल इसकी चर्चा हुई है, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं लेकिन फिर भी हुई है कि रोग ये शाप है या अज्ञान है। ये समझना इधर से तो शाप है या अज्ञान है जो विशेष रूप से जो आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और खास करके जो भक्ति मार्ग में आते हैं तो वहाँ शरणागति और भगवान पे बोझा बनना, इसका अंतर समझने में थोड़ी सी समस्या हो जाती है। अभी मैं एक पेशेंट के पास गए थे और पेशेंट बहुत बड़े हमारे सीनियर डिवोटी भी है। उनसे वो चर्चा कर रहे थे कि गीता का आजकल तो हम लोग गीता का वितरण कर रहे हैं, गीता का अध्ययन हो रहा है, तो बता रहे थे कि गीता का पठन अगर रात को 2 बजे हो जाए, वही गीता में भगवान कह रहे कि युक्त आहार युक्त विहार युक्त चेष्टसु कर्मसु, जिसका अध्ययन कर रहे हैं वही जो अध्ययन कराने वाले भगवान स्वयं श्री कृष्ण कुछ जीवन के नियमों के बारे में बताते हैं। तो इनकी विशेषता है ये दोनों समन्वय करते हुए, आयुर्वेद आध्यात्मिक से अलग नहीं है, क्योंकि शरीर ये मंदिर होने के नाते अगर इसका विपरीत उपयोग करेंगे, प्रकृति जो है, प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करता। अगर आप प्रकृति मतलब अग्नि के साथ में अगर खेलोगे, अगर भगवान के लिए यज्ञ के रूप में अग्नि का उपयोग कर रहे हो, या धूप अर्पण कर रहे हो, या आरती अर्पण कर रहे हो, या धूम्रपान कर रहे हो, अगर आप दुर्लक्ष्य कर दिया तो अग्नि भेदभाव नहीं करता, वो सबको जला देता है। हम देखते हैं इसको, प्रकृति को किसी भी प्रकार का कोई किसी से पक्षपात नहीं है। तो शरीर भी उसी प्रकार से है, जहां शरीर को सही कारण के लिए गलत कारण के लिए इसका उपयोग हो गया, अगर वो प्रकृति के विरुद्ध है तो वो जला देती है। और इसको ये समझना कि भगवान की कृपा है, भगवान के ऊपर दोष लगाने का पाप लग जाता है। अरे इट इज ऑल कृष्णज मर्सी ओनली, यानी कि देखो निष्पापता हमें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भगवान के प्रति दोष लगाने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। गीता पढ़ने से हमें समझ में आता है कि, या फिर कॉमन सेंस आयुर्वेद, अब भारतीय किसी भी ग्रंथ को ले लो, हर एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथों से वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, दे क्रिएट अ ब्यूटिफुल इंटीग्रेशन। तो इसी मुद्दों को लेकर कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर किसी ने शरणागति ले लिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये तो बहुत बड़ा भगवान का जो आह्वान है
शरणागति स्वीकार करने के लिए। और उसी भगवत गीता में भगवान और एक मुद्दा कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम ना दत्ते सुकृतमिबो। गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं कि मैं किसी का भी पाप या पुण्य का उत्तरदायित्व नहीं लेता हूँ। द सेम भगवत गीता इज स्पीकिंग दैट। परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम इस श्लोक के बारे में हम कभी चर्चा करते भी नहीं है। कितने लोगों को जानकारी भी नहीं कि ऐसा कोई श्लोक गीता में है। इसका अर्थ क्या है कि मैं किसी का भी पाप और किसी का भी पुण्य का भागीदारी नहीं बनता। ये कृष्ण खुद कह रहे हैं गीता में। और वो क्या कहते हैं कि समस्या क्या है? समस्या ज्ञानेन आवृतम अज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। क्योंकि जीव अज्ञान के कारण ही दुख को भोगता है। कर्म का अज्ञान, वो तो अज्ञान ही हो गया ना। मूल रूप से अज्ञान ही हमारे क्लेश का कारण है। सुंदर उदाहरण बता रहे थे। हो सके तो मैं काफ़ी प्रश्न भी पूछ लूँगा उनको, ताकि एक सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने पानी को लेकर। वो जो पेशेंट से मिले थे, मुझे लगा कि 50% पानी के जो उन्होंने उपाय दे दिया, उससे पेशेंट को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल गया। बड़े खुश हो गए हो, अरे ये तो इतना सरल उपाय। उन्होंने कहा कि जो लोग काम करते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, हर एक के संस्था के बाहर पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी होता है। और जो थका हुआ आदमी पानी पी लेता है भर भर के, खास करके ठंडा पानी। एक उपाय उपकार कर रहे हैं, लेकिन उपकार का परिणाम क्या हो गया कि बहुत खतरनाक बीमारी का कारण बन गया। इट इज बेटर, उन्होंने कहा इट इज बेटर टू कीप 5 लीटर्स ऑफ वाटर, जो आपकी क्षमता है। 5 लीटर का पानी जो अगर आपने दिया, वो 5 लीटर का पानी जो प्रकृति के लिए पूरक है, वो लोगों को उपकार करेगा। इसके विपरीत आपने 50 ऐसे पानी के जो शीतल पानी पिलाया जो कष्ट कर रहा है, खास करके लेबर वर्कर्स के लिए, तो उनके लिवर सिस्टम को बिगाड़ देता है। सो बेसिकली यूर उपकार इवेंचुअली कॉजेज लिमिटलेस पेन टू देम। इसलिए अज्ञान से जो कुछ भी करेंगे वो लाभदायी नहीं होगा, वो नष्ट का ही कारण बन जाएगा। इसलिए आयुर्वेद से, गीता से, सामान्य ज्ञान से, न्याय शास्त्र से या भागवत से, जो भी है, मेहुल भाई आचार्य जी बहुत सुंदरता से, उनसे एक मज़ा आता है बात करने में, क्योंकि व्यवहारिक बोलते हैं। He speaks something which is relevant to our day-to-day life, and that relevance जो है वो अध्यात्म से अलग नहीं है। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। भगवान गीता में हमें जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन को कहाँ से चालू करते हैं, इधर से चालू करते हैं, फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। हमारे कन्नड़ में कहावत है, इल्लिगे सल्लदवरु अल्लिगे सल्लरो, मतलब जो यहाँ का नहीं है वहाँ का नहीं बन सकता। तो अगर प्रकृति के नियमों को अगर हम समझेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस, हमें कोई बड़ा स्कॉलर बनने की भी आवश्यकता नहीं है, तो फिर समझ में आएगा कहाँ बोलना चाहिए कृष्ण की कृपा है और कहाँ बोलना चाहिए मेरी मूर्खता है। सो दैट इज व्हाट वी विल गो टू हियर फ्रॉम मेहुल भाई शास्त्री जी। प्रणाम। गोविंद प्रभु जी के सानिध्य में और बहुत सारे जो डिवोटीज हैं उसके सानिध्य में आज मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का अध्ययन तो मेरा सालों से रहा है, प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से। 14 साल वाराणसी में पूज्य गुरु जी के साथ मुझे आयुर्वेद के अनेक आयामों पर प्रैक्टिस करने का, लाइक गर्भ विज्ञान है या फिर और डिसीजेज है, उसके पर काम करने का अवसर मिला है। उसके साथ साथ
बचपन से ही मेरा अध्ययन भगवद गीता के ऊपर था। संस्कृत में अच्छी तरह से जानता था पहले से ही, जब से पढ़ा तब से। तो बहुत ही क्लोज वहाँ पर आयुर्वेद और गीता का संबंध लगा, भगवद गीता का। क्योंकि और फिलोसोफर्स हम देखते हैं लाइक बुद्धास वगैरह, वो प्रश्नों की शुरुआत एंड से करते हैं। जैसे परलोक है कि नहीं, निर्वाण के बाद क्या होता है, निर्वाण का क्या प्रक्रिया होती है, वो सभी। भगवान कृष्ण है वो अंतिम प्रश्न से पहले शुरुआत नहीं करते, पहले प्रश्न से शुरुआत कि मेरे शरीर में क्या जाना चाहिए, मेरा आहार कैसा होना चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, मेरे संबंध कैसे होने चाहिए, मेरा गांव कैसा होना चाहिए, मेरा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये है। तो फिर आगे की बात करते, पहले फंडामेंटल की, उसके बाद प्रथम मंजिला, दूसरा मंजिला, पांचवा। पहले हम लोग आर्किटेक्ट बनाए सीधे 10वें मंजिले का, लेकिन फंडामेंटल का पता ही ना हो कि वो कितना गहरा करना है, तो एक लंबा भविष्य नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से भगवद गीता और आयुर्वेद का बेस्ट कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि टाटा और कोई कंपनी जब गाड़ी बनाती है और आपको बताती है कि भाई इसमें आपको पेट्रोल डालना है, इसमें डीजल डालना है, तब आपके मन में प्रश्न, वहां पर आप जिसको सो कॉल्ड लॉजिक कहते हैं, वो लॉजिक आप नहीं लगाते हैं कि भाई ये पैसा मेरा, अब तो गाड़ी भी मेरी, और कहने वाले टाटा कौन होते हैं, कहने वाले महिंद्रा वाले कौन होते हैं कि मैं डीजल डालूं या पेट्रोल डालूं, कुछ भी मैं डालूं। केवल लॉजिक तो इतना कहना है ना, ईंधन चाहिए उसको इंजन के लिए। अब मैं जो भी कुछ डालूं, मुझे सस्ता डीजल पड़ता है तो मैं डीजल डालूंगा, पेट्रोल पड़ता है तो पेट्रोल डालूंगा, कभी कभी दोनों डाल दूंगा मिक्स करके, बराबर है। वहां पर आप ऐसी बात, ये लॉजिक वहां पर अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि गाड़ी टाटा ने बनाई है, तो इंजन का फंक्शन टाटा को पता है, तो वो बोलता है कि पेट्रोल डालो, तो हमारा तो ड्राइवर भी बिल्कुल अनपढ़, पास पेट्रोल पंप होते हुए भी 5 किलोमीटर डीजल भराने के लिए दूर जाता है, उसको पता है टंकी डीजल वाली, तो यहाँ नहीं भराता है वहां पर। तो मैंने कहा कि भाई ईंधन है एकदम, आप यहाँ भरा लो पेट्रोल, क्या तकलीफ होगी। तो बोले कि वो गाड़ी फिर मुझे नहीं पहुंचाएगी, मुझे उसको पहुंचानी पड़ेगी। जो गाड़ी मैंने मुझको पहुंचाने के लिए है वो मुझे नहीं पहुंचाएगी, बाद में मुझे उसको पहुंचानी पड़ेगी कहीं और, बराबर है, और किसी को लेकर। तो गाड़ी मेरे लिए वरदान न बनकर अभिशाप बन जाएगी। वरदान के लिए ली है मैंने पे करके कुछ, बस शरीर का सेम ऐसा है। भगवान ने पूरा शरीर बनाया ब्रह्मांड के अंतर्गत, तो उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए साथ में कि इसमें आप क्या डाल सकते हो, बराबर है, इसमें आप क्या डाल सकते हो, उसका पूरा का पूरा उन्होंने बताया, नियम मैकेनिज्म बताया पूरा कि ये डाल सकते हो, ये नहीं डाल सकते। अब हमने वहां लॉजिक लगाया कि भाई खाना मतलब पेट भर नहीं, वो तो जैसे रोटी से भरेगा तो दूसरे से भी भरेगा, उससे भी भरेगा, उससे भी, वो हमने अप्लाई कर दिया, जो गाड़ी में नहीं करते वो हमने क्या किया, शरीर में कर दिया। तो अभी हमारे शरीर की स्थिति ये हो गई कि जो हमको पहुंचाने वाला था उसको हमको पहुंचाना पड़ता है, उसको हमको ध्यान रखना पड़ता है, उसका बार बार बीमार होते हो। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो शरीर के लिए अनुकूल फूड लिखा था आयुर्वेद में, गीता में, और पुष्टि की थी भगवद गीता से लेकर अनेक ग्रंथों में, वो फूड को हम धीरे धीरे भूल गए। अच्छा, फूड को ही नहीं भूले, फूड की प्रोसेस को, प्रक्रिया को भूल गए, और मॉडर्न साइंस के नाम पर नया जो भी आता गया, जो भी कुछ बोलता गया, उसके पास चाहे नॉलेज है कि नहीं है, कि उसने कितना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोई भी था, तो वो हम अपनाते गए अपने शरीर को, प्रयोगशाला मान कर, और फूड भी आसा गया, फूड इंडस्ट्रीज बढ़ी। तो इसमें से जो 95% फूड है वो तो खाने जैसे ही नहीं है, उसी की बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रीज बनी। तो इसके कारण हमारी आज ये स्थिति हुई कि हमारे लोगों में 3 प्रकार की विकृतियां देखने को मिली। एक तो शारीरिक विकृति, एक मानसिक विकृति और एक जातीय विकृति। ये 3 प्रकार की विकृति से समाज पीड़ित होने लगा। और आप आध्यात्मिक तब बन सकते, हम लोग कुछ अलग से तब उठ सकते जब हम पहले तो प्रकृतिस्थ हो। पहले प्रकृति में ही नहीं है तब तो कोई उपाय ही नहीं है आगे बढ़ने का।
दूध यदि सही है तो उसकी बहुत संभावना है कि उससे दही बनेगा, उससे मतलब कुछ मिठाइयाँ बनेगी, बहुत कुछ संभावना है। कब? जब दूध प्रकृति में है। दूध विकृत हो गया, बिगड़ गया, उसके बाद कोई संभावना नहीं। जब हम प्रकृति में हैं, शरीर से स्वस्थ है, तब बहुत मन से स्वस्थ है, तब बहुत संभावना है कि हम डेवलपमेंट कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। लेकिन प्रायोगिक रूप से, प्रारंभिक रूप से ही हम ये नहीं, तो क्या होगा? तो हम प्रॉपर हमारा फंक्शन ठीक नहीं रख पाएंगे। वो ठीक नहीं रख पाएंगे तो मन का फंक्शन ठीक नहीं होगा। वो नहीं होगा तो हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तब होगा जब यहाँ पर हो, और यहाँ तब होगा जब शरीर साउंड हो। ऐसा नहीं होगा कि शरीर कुछ भी हो रहा है, बीमारियां, और मैं तो बस आत्मा में लीन हूं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके हॉर्मोन्स के ऊपर इफेक्ट हो गए। आपकी शरीर की हर एक बीमारी का इफेक्ट मन पर होगा, हार्मोनल साइकिल पर होगा, और वो बैलेंस तभी होगा जब आपके शरीर के त्रिदोष का संतुलन होगा। तो इसके लिए रोग को हम लोग, हमारा अज्ञान के कारण हुआ है, ऐसा होता है वास्तविकता में। लेकिन अभी कहीं ना कहीं हम उसके साथ कोई ना कोई प्रकार की फिलोसॉफी को जोड़ देते हैं। भाई ये तो पूर्व जन्म का था, ये तो हमारा वो था, वो तो भोगना था, ऐसा बीज के रूप में वो था। लेकिन वो पेड़ कब हुआ, अंकुरित कब हुआ? जब उसको पानी दिया, वातावरण किया, तब ना। बाकी तो ऐसा ही रहता है, बीज था तो इधर 50-500 सीड रख दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बीज को पानी दोगे, मिट्टी दोगे, तब वो अंकुरित होगा। तो बीज के रूप में तो रोकता, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, लेकिन वो सीड के रूप में बताया, व्याख्या की है कि वो सीड के रूप में। आप अनुकूलता नहीं दोगे उसको तो वो कभी रोग नहीं होगा। तो पहला हमारा अज्ञानता का कारण, जो हम बार बार बताते हैं कि कोई भी वस्तु करनी, हमको पहले उसका नॉलेज लेना है। उपकार भी किसी के ऊपर करना है ना, तो ज्ञान से करना है, समझ पहले देनी है, उपकार बाद में करना है। बराबर? ये एक सिद्धांत, भारतीय सिद्धांत है। सबके ऊपर उपकार करो ऐसा भारतीय संस्कृति नहीं बताती है। समझ के साथ उपकार करो। उसका मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। राजकोट में बहुत बड़ा एक आश्रम है, वहां पर बार बार विजिट में जाता हूं। वहां पर ऐसे मजदूर लोग काम करते, रोड का काम करते, रोड का काम करते। उसमें से बहुत सारे मजदूर हमारे सेंटर पर दवाई लेने के लिए आते। दवाई लेने के लिए आते हैं तो हमने देखा कि वो सभी का एक ही तरह का रोग है, मतलब लंग्स में इन्फेक्शन है। और ज्यादातर इसको नहीं होने चाहिए कफ के रोग, क्योंकि वो तो ज्यादातर किसको होते हैं पता है आपको? जो सुख शांति से जीता है, एकदम एसी में बैठता है, एकदम वैभवी लाइफ, उसको कफ बढ़ता है। अब ये तो मजदूर है, इसको किस तरह से रोग हुए? तो हमको एक विचार आया कि इसका क्या किया कि एकदम 10-15 को हुआ, 100-200 लोग काम कर रहे। तो उसका कारण देखने को मिला कि एक व्यक्ति ने वहां पर ये जो फ्रीज होता है पानी वाला जो लगाते हैं, तो वो 15-20 लगा दिए, बराबर है, क्योंकि मजदूरों को पानी मिले। उसकी भावना अच्छी है, भावना उसकी बहुत अच्छी है। अब वो लोग वहां थक जाते हैं, सुबह सुबह रोड खोदते हैं, क्योंकि टाइम होता है 9 बजे तक वो काम कर देता है, क्योंकि बाद में जो हीटिंग होती है उससे काम नहीं हो पाता है उससे। तो सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे से चालू करके 8-9 बजे तक समाप्त करके, भयंकर प्यास लगती है उसकी। सुबह का समय है, ठंड का समय है, सुबह है, वो कफ का स्वाभाविक होगा, मतलब बढ़ना। उसके बाद जब वो थक जाते हैं तो पानी पीते। कहाँ जाते हैं? तो कोई एक जगह थी, संस्थान थी, वहां पर जाते थे, तो वहां ऐसे फ्रीज लगाए थे, तो वो पानी पी लेते 2-3 गिलास। अब उसके कारण सुबह का समय वहां पर पानी भी गर्म ही पीना है। ठंड का ऋतु से लेकर पूरा का पूरा जो है वो कफवर्धक आहार, वो कफवर्धक पूरा का पूरा है वो मतलब वातावरण, उसमें वो ठंडा पानी, वो भी 3-4 गिलास एक साथ। तो क्या होगा? लंग्स में उनको कफ पड़ गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को टीबी हो गया। अब आप देखो कि हमको पता है कि ये फ्रीज, हम उसके पास गए और हमने उनको बताया कि ये वस्तु आपने रखी है, उसके कारण इतने मजदूरों को, तो ये देखिए रिपोर्ट आया है, टीबी, हमारे पास दवाई लेने को आते। जनरल ऐसा होता नहीं है, इस परिस्थिति में ऐसे लोगों को ऐसे रोग नहीं होते, वो हुए हैं। उसने बोला क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये आपने रखा है उसी के कारण। या तो आप 5 लीटर ही मैंने कहा दो, लेकिन बारिश का पानी दो, गर्म किया हुआ थोड़ा ठंडा करके रख दो इधर। आप दो को ही उपकार करो, लेकिन उसको सही मायने में उस पर उपकार होना ऐसा करो। उसके बारे में मैंने एक उदाहरण बताया। मैंने कहा देखो,
अज्ञानी जो उपकार करता है ना समाज पर ज्ञान लिए बिना, वो समाज को बहुत भुगतना पड़ता है, वो महंगा पड़ता है उपकार। उसका एक उदाहरण गुरुजी बताते थे, बहुत ही अच्छा उदाहरण है वो। गुरुजी बार बार इसको बताते थे कि जब दूध श्वेत क्रांति हुई, एक्चुअली श्वेत क्रांति नहीं हुई, लेकिन हम जिसको श्वेत क्रांति के नाम से जानते वो हुई। गांव का दूध सिटी में गया, पता है आपको? अभी आप देखो कि गांव का दूध सिटी में इतना गया कि गांव में मेहमान आते तो चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए दूध नहीं होता है तो वहाँ पाउडर लाते हैं। गांव का दूध सुबह सुबह चला जाता है सिटी में। तो क्या हुआ कि पहली बार वो लोग सिटी में दूध बेचने के लिए गए, तो पहली बार का अनुभव था, तो पता नहीं था कुछ भी, गाँव में रहते थे वो लोग। तो वो लोग दूध का सभी लेकर बेचने जाते थे और रात को वापस बेच कर आते थे। शाम को चले जाते थे धोकर, डेयरी में भरवाना होता है, फैट उसका नापते हैं और फैट के अनुसार उसको भाव दे देते, पैसा देते तुरंत, और वो लेकर सब लोग आ जाते थे सैफर्ड लोग। तो वहाँ पर वो लोग ट्रक पकड़ कर जाते, क्योंकि बस वाले तो आपको पता है खड़ी नहीं रखते हैं सरकारी तंत्र में। तो गुजरात में तो क्या है कि वो लोगों को बीच में जाना होता है और बीच में उतरना होता है। एक सिटी से दूसरे सिटी की बस होती है, गोंडल से राजकोट, उनको गाँव में उतरना होता है। तो क्या होता है कि वो रोज ऐसे जाते थे। तो एक दिन 2-3 दिन नए थे, तो ऐसे हाथ करते थे, तो दूध बेचने के लिए गए, रात को आते हुए देर हो गई। तो बस इस सब फूल कोई खड़ी रखे नहीं, ऐसा कि भाई वहाँ थी, तो थक गए। तो रात को 10 बज गया, तो एक ट्रक वाले ने खड़ा रखा, तो वो सब लोग एक साथ बैठ गए, बराबर है। अब वो ट्रक वाला चला रहा है, उसको तो पता नहीं है कुछ सिस्टम, पहले का काल है, कुछ पता नहीं है। तो सब लोग बातें करने लगे एक दूसरे लोग, क्योंकि 5-7 लोग गए थे दूध बेचने के लिए। तो बोले कि ये वो भी ट्रक वाला चला रहा है, रास्ते में होटल आई, तो ट्रक वाला ड्राइवर ने पूछा कि चलो चाय पीने के लिए। बोले नहीं, चाय तो हम नहीं पीते, आप जा पी कर आओ। बोले ठीक है, मैं पी कर आता हूँ, आप बैठिएगा यहाँ पर। बोले ठीक है। तो 4-5 लोग थे, वो बातें करने लगे कि ये कितना अच्छा आदमी है, कोई हमको बिठाता नहीं था, भाड़ा का भी नहीं पूछा उसने, जो भी दोगे वो, तो आदमी अच्छा है। बोले लेकिन बोले कि वो एक परेशानी है उसकी, वो देखा आपने? बोले कि नहीं। तो बोले कि वो बार बार ये डंडा निकालने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वो क्या है कि वो जैसे ही वो लीवर दे तो वो खींचे डंडे को, गियर वाले को, तो ऐसे मुंह करके ऐसे वो खींचे, तो वो गियर वाला डंडा ऐसे करे। तो उसको तो देखा था कि कोई भी खंभा हम लगाते हैं तो उसको ऐसे हिलाते हैं, तो उसका मतलब है उसको निकालना है, बराबर है। मतलब ये निकालने का प्लान कर रहा है कब से। तो दूसरा बोला कि ये निकलेगा नहीं उससे, वो लोग क्या है, बोले चाय पीते हैं, गाठिया खा लेते, उससे क्या होगा, हमारे जैसे दूध पीते हो 1-2 लीटर तो कुछ हो जाता। तो बोले कि वो बेचारा देखो शरीर उसका, वो निकाल नहीं पाएगा, मत तो रहा है, लेकिन वो कह भी नहीं पा रहा है हम जैसे लोगों को, नहीं तो हम मदद कर देते उसको। तो बोले कि वो तो बेचारा नहीं के, क्योंकि इतना पहचानता भी नहीं हमको 4-5 लोगों। तो ऐसा करो कि वो जब तक आए तब तक हम निकाल देते। कमिटी ने ही निर्णय ले लिया, 4-5 लोगों ने, एक का तो गलत भी हो सकता है, ये पूरी कमिटी ने निर्णय लिया। क्योंकि कितने लोग महत्व के हैं, ज्ञानी कौन है महत्व का नहीं है, 5 ट्रस्टी महत्व के। तो 5 लोगों ने निर्णय लिया कि इसके ऊपर आज हम उपकार कर देते हैं। तो बोले कि ठीक है। तो वो बोले कि वो प्रयत्न कर रहा है, ओसा तो भी गया है, तो भी तो चाय पी कर आएगा, तो पता नहीं उस पर शक्ति कितनी होगी। तो ठीक है, 5 लोग बैठे, उसने 4-5 बार हिलाया, उसको निकाल दिया, बराबर है। वो गियर का पूरा डंडा निकाल दिया उसने, बैठे सब लोग आगे। तो वो आया, उसने देखा कि अच्छा ये क्या किया आपने। बोले तो वो लोगों की हम इतना तो आपके लिए कर ही सकते हो, आपने इतना हमको बिठाया, गाड़ी से यहाँ तक लाया, इतना तो हम कर सकते थे ना आपके ऊपर उपकार, मतलब वो बहुत कुछ नहीं किया है। बोले इतना तो हम कर सकते थे। उसने बताया कि ये क्या पागल जैसी बात कर रहे हो। उसने बोला कि मतलब क्या किया आपने। बोले तो बोले कि हम आपको देख रहे थे कि भाई आप, हम जब से चढ़े तब से डांडा निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप बहुत ही खींच रहे हैं, या तो उधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि हम तो भाई
1 लीटर दूध पी कर आए, 1 लीटर जाकर पिएंगे। आप तो इतनी इतनी चाय पीते हो, भी यहाँ रह जाती है, इतनी सी पीते हैं, गाठिया खाते हैं, तो आपके पास ताकत इतनी नहीं होती, हम समझ सकते हैं। रात को ये हड़ल चलाते तो कोई ट्रक खड़ा नहीं रख पाता था, आपने खड़ा रखा, हमको बिठाया, आपने इतना उपकार हम पर किया। और हमारा नियम है कि कोई भी हमारे पर कुछ करता है ना तो हम उसको रिटर्न अवश्य करते हैं, मतलब बराबर है। तो बोले कि आपकी परेशानी हम समझ गए, आपको कहने की जरूरत नहीं रही। तो क्या हुआ, बोले हमने 5 ने तय कर लिया कि आप आए तब तक आपका काम करते थे, तो ये निकाल दिया हमने। बोले तो क्या ठीक है, वो समझ गया कि इसका भाव अच्छा है लेकिन ज्ञान नहीं है इसके पास, ये मैकेनिज्म पता नहीं है इसको उपकार करना। तो वो भी बैठ गया, वो बोले कि अब चलाओ। बोले कि नहीं, अब ये नहीं पहुंचाएगा हमको, हम लोगों को प्लान करके इसको पहुंचाना पड़ेगा ट्रक को, अब व्यवस्था करो कि इसको कैसे पहुंचाया जाए। क्यों? तो उसने समझाया, देखो मैं ये कर रहा था ना, वो इसका एक भाग था, बोले वो गियर था, वो आप जो खांबा समझते थे ऐसा नहीं था। तो सेम ऐसी वस्तु हुई, अज्ञानी ने किया हुआ उपकार बहुत महंगा पड़ा समाज को, क्योंकि हम लोग नॉलेज को महत्व नहीं देते, सिस्टम को महत्व नहीं देते, जो हमारे भारत में, आयुर्वेद में या और ग्रंथों में किए। हम तात्कालिक वस्तु को करते हैं तुरंत, वो हमको महंगी पड़ती है। और बहुत सारे रोगों का वही कारण है, जो हम हमारे लॉजिक से तुरंत शॉर्टकट निकाल देते। कुछ भी, प्यास लगी तो भी शॉर्टकट पानी का है, भूख लगी तो शॉर्टकट है, कुछ भी है तो शॉर्टकट है, ये कर दो। तो इसके कारण हमको बहुत सारे रोग होते हैं। वो कोई अभिशाप से नहीं होते, वो होते हैं हमारे अज्ञान से, हमको उसका नॉलेज नहीं है वो क्या करती है, बराबर है। तो एक पानी का उदाहरण से उसको हमने समझाया कि देखो इस तरह से तो आप बीमारी दे रहे हो, उपकार नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये पानी जाकर क्या करेगा आपको पता नहीं है, बराबर है। उसी तरह से आहार में है, बहुत सारे लोग झोपड़पट्टी में जाते वहां ब्रेड बांटते, अब ब्रेड ऐसे ही मैदा वाली होकर तीसरे दिन खराब होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आंत के करती है, इंटेस्टाइन के। अब वो वहां पर बांटते हैं तो वो उपकार कर रहे हैं कि उसका स्वास्थ्य खराब, उससे अच्छा था वो भूखा रहता, क्योंकि वो भूखा रहता तो उसको भूख बढ़ती, तो कहीं ना कहीं उसको दाल भात चावल खिचड़ी कुछ मिल जाता। कोई आश्रम में, कहीं भारत में तो बहुत सारे लोग एक्टिव है ही, मतलब खिचड़ी भी प्रसादम में हम देते, तो ऐसा कुछ मिल जाता तो पोषण होता। वो ब्रेड वहां पर दे दी जाकर, तो उससे ही पेट भर गया। तो क्या हुआ उसका, अंत में जाकर उसको इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, वो खुद कमा नहीं पाया, खुद का जीवन नहीं जी पाया। ये हमने उपकार किया बौद्धिक होने के नाते, कि हमने उसके ऊपर अज्ञान से अपकार किया। स्वाभाविक है उपकार नहीं हुआ वो, क्योंकि हमने नॉलेज नहीं लिया उसको क्या जरूरत है। हम ज्ञानी को पूछे इसको क्या करना चाहिए। तो ये एक वस्तु सेम हमारे जीवन में भी बहुत सारा होता है। हम बच्चों के ऊपर जो आहार देते हैं, उसको जो हम लोग डे टू डे लाइफ में उसके साथ हम जो व्यवहार करते हैं, स्कूल के बहाने, एजुकेशन के बहाने, वो उसके ऊपर उपकार नहीं होता है, वो बहुत बड़ा अपकार होता है। लाइक मैं उदाहरण दूं अभी के बच्चों को, हम लोग उसको जब आधी नींद होते तब उठा देते क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया। स्कूल का टाइम से महत्व होता है उसका बॉडी का टाइम, उसका बॉडी का टाइम नहीं हुआ है उठने का, हम उसको आधी नींद पर उठा देते हैं, उसको बिस्तर भर देते हैं, उसको लेट्रिन यूरिन न करवाते हुए, आधा अधूरा करवाते हुए उसको भेज देते हैं, उसको टाइम पर भोजन नहीं मिलता है। इस तरह से हम लोग कोई एक वस्तु न जानते हुए कितना बड़ा उसके ऊपर अन्याय कर रहे हैं कि उसका शरीर का फंक्शन। इसके लिए आज 50% से ज्यादा बच्चे कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है। हर 2 में से 1 बच्चा कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है, बराबर, या तो शारीरिक रूप से है या मानसिक। और उससे ज्यादा घातक अभी के वातावरण के अनुसार जातीय विकृति आ रही है। 2 विकृति प्रसिद्ध है, शारीरिक और मानसिक। तीसरी जो है ना वो बहुत खतरनाक है, वो जातीय विकृति, वो सीधा हॉर्मोन्स पर घात करती है। मतलब आदमी का पूरा सिस्टम है ना वो वायरस की तरह होता है कि वो एक वायरस घुस गया कि वो कैसे वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करता है डीएनए में जाकर। उस तरह से जातीय विकृति अभी बढ़ रही है स्कूल्स में। हार्मोनल इनबैलेंस इतने हद तक हुआ है बच्चों का कि उसकी जातीय विकृति वाले केसेस अभी बढ़ रहे हैं, जो हमारे पास आते हैं बच्चों के केसेस, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों को कोई ना कोई वस्तु सोचनी है कि रोग क्या है मेरे स्तर पर, मेरे परिवार के स्तर पर, बच्चों के स्तर पर, उसका हम कैसे भारतीय आयुर्वेद के अनुसार हम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी 2-3 बातें मैं कहूँगा। पहली बात,
सबसे पहले आयुर्वेद की दृष्टि से 3 वस्तुएं महत्व की होती है। एक है हमारा अन्न, एक है हमारा पानी और तीसरी वस्तु है हमारा व्यवहार। अन्न का महत्व है हमारे बॉडी के सप्त धातु के साथ, पानी का महत्व जो है वो हमारे पोषण के साथ जुड़ा हुआ है और व्यवहार का महत्व हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग व्यवहार को तो नजरअंदाज करते हैं क्योंकि कोई डॉक्टर बताते नहीं, लेकिन इतने अंतस्राव सूक्ष्म होते हैं और इतनी जगह वो डिस्टर्ब होते हैं कि वो हमारे बड़े भाग के रोगों का कारण बन जाता है। जैसे हम बार बार गुस्से होते हैं, हम किसी की ईर्ष्या करते हैं, हम मत्सर करते हैं, हम अभी तो ऐसा लगा है कि 14-14 घंटा लोग काम करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। वो स्ट्रेस जनरेट होता है हमारे माइंड में। हमारा शरीर बना है 8 घंटे काम करने के लिए, 4 पुरुषार्थ है उसके लिए डिवाइड किया है कि 6 घंटे आप अर्थ करो, 6 घंटे काम का काम करो, 6 घंटे धर्म का काम करो, 6 घंटे निद्रा की। तो ये 6 में डिवाइडेड किया है। सर्वेपि पुरुषार्था सममेव साध्या, बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि वो पूरा दिन बस व्यापार, पूरा दिन काम, पूरा दिन व्यवहार, ऐसा करने से क्या होता है हमारे माइंड में स्ट्रेस, गुस्सा आता है, हम रिदमिक नहीं जी पाते, हम वैल्यू ऐड करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं आता है। देखिए अभी लोग है तो वैल्यू ऐड करने के लिए कितने लोगों के पास टाइम है, समझने के लिए जीवन के प्रमुख सिद्धांत समझने के लिए कितने लोग रस वाले, कितने लोगों को टाइम क्यों। और हम हमेशा बताते हैं कि जिसके पास जीवन के मूल्य सीखने के लिए टाइम नहीं है ना, वो इस जगत का सबसे बड़ा गरीब है। भले इसके पास 5 फैक्ट्री है, लेकिन वो है तो अंत में किसी के लिए ना, वो किसके लिए, वो क्या कर पाएगा, उसका तो लिमिटेशन है ना। उसको टाइप 1 डायबिटीज आ गई तो 100 लोगों को, 200 लोगों को, टाइप 2 डायबिटीज आ गई तो 500 लोगों को भोजन कराएगा, लेकिन खुद तो मिठाई ना खा पाएगा। खुद को देखकर खुश होना है ना कि ये मिठाई मैंने खाया। खुद को अपने लिए वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए 3 वस्तु पर ध्यान देना है। आहार, एक तो है पानी हमारा, और तीसरा है व्यवहार। ये 3 पर हमको बैलेंस करना होता है। ये तीनों की बातें भगवत गीता में भी बताई है, आयुर्वेद में भी बताई। तो हम लोगों को थोड़ा उसमें समय देना है कि उसको हम समझें। ज्यादातर बीमारियां हमारे विकृत अन्न से होती है। जैसे हम अभी सिंथेटिक फूड खाते हैं, जैसे पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, वो सारा सिंथेटिक फूड्स बहुत टाइम पहले बन गया, उसको बहुत टाइम के बाद भक्षण करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले गए और उसके बाद हमने खाया उसको। तो आपकी जो अंतर की क्रिया है, इसको कहते हैं आंतरिक प्रवृत्ति, अर्थात कि इंटेस्टाइन की जो प्रवृत्तियां है उसको डिस्टर्ब करता है बहुत, क्योंकि वो पहचान नहीं, जैविक होता है तो पहचान करने लगता है। हमारा बॉडी ऐसा सेंसिटिव है कि वो हरेक का कोड से वो पहचान कर लेता है कि ये है, ये है, ये है, उसके पचन में उसको भेज देता है। और हरेक का समय अलग अलग है और हरेक की पचन की प्रक्रिया अलग है। और सप्त धातु में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, उसकी पूरी आयुर्वेद में सिस्टम बताइए। सबसे पहले घात वहां होता है कि अंदर जाकर सिंथेटिक फूड पचता ही नहीं। जैसे प्लास्टिक है, वो विश्व में कहीं पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, रिसाइकल नहीं होता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसे बहुत सारे फूड हमारे शरीर में पड़े रहते हैं, वो पॉइजन करते हैं शरीर, और उसके कारण बहुत सारे घातक, कैंसर जैसी घातक बीमारियां, वो पड़ा हुआ फूड। तो पहले तो जिसका प्रिजर्वेटिव से संबंध है, जो पड़ा रहने वाला है, पाचन व्यवस्था में जाता नहीं, ऐसे फूड को तो छोड़ना ही चाहिए। वो पड़ा रहेगा तो वो पॉइजन बनेगा कि विकृति के रूप में ब्लड सेल को विकृत करेगा, तो अनेक प्रकार के चर्म रोग या अर्बुद यानी कि कैंसर, क्योंकि आयुर्वेद ने सालों पहले कैंसर को जान लिया। सालों पहले जान लिया था कि आबू पर्वत के जैसी आकार गांठ की होगी। आज भी आप अंदर देखोगे तो उसी के आकार की गांठें होती है। और उसके ऊपर डॉक्टर मनु कोठारी, जो बहुत ही प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थे, मुंबई के ही KEM हॉस्पिटल के, उन्होंने पुस्तक लिखी है कैंसर मिथ्स एंड रियलिटीज, 17 भाषा में प्रकाशित हुई है। वो खुद एलोपैथी डॉक्टर होने के बावजूद भी वो केमो के खिलाफ थे, रेडिएशन के खिलाफ थे। खुद एलोपैथी डॉक्टर थे। इतना ही नहीं, एलोपैथी डॉक्टर नहीं थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे, मतलब स्पेशल कैंसर की कैटेगरी के डॉक्टर थे वो। तो भी वो रेडिएशन और केमो लेने का मना कर रहे थे।
और 17 भाषा में उसकी पुस्तक प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने ये अर्बुद का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया था कि सालों पहले आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने उसका आकार जान लिया था, जो अंदर जानना बहुत मुश्किल है, कि वो गांठें होती है वो आबू का जैसा पर्वत है ना, उस तरह के आकार की, तो उसका नाम दिया गया अर्बुद। बाकी भारत में तो बहुत सारे पर्वत है और सेम उसी के साथ उसकी तुलना थी, तो उसका नाम पड़ा आयुर्वेद में अर्बुद, कैंसर था। तो वो जान लिया था क्यों होता है, तो अनेक प्रकार की विकृति से होता है और ऐसे बहुत सारे डिसीजेस। तो ये हमारा अज्ञान है कि हम अन्न के बारे में ही जानते हैं, कौन सा अन्न लेना है, कैसे लेना है वो नहीं जानते। तो पहले एक ज्ञान ले लेना है अन्न का। इसके लिए YouTube चैनल पर शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल है, उस पे शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल में हमने अन्न का ऊपर का वीडियो रखा है कि आहार कैसा होना चाहिए, मतलब किस प्रकार का आहार हमको फूड लेना चाहिए, हमारी अवस्था क्या है उसके हिसाब से लेना चाहिए। मतलब हम विद्यार्थी है, हम बुजुर्ग है, हम वृद्ध है, क्या है, उसके हिसाब से हमारा चॉइस होना चाहिए। क्योंकि शरीर का हर एक प्रक्रियाएं उम्र के वाइज अलग अलग स्टेप में अलग अलग है, तो उसके अनुसार आपको पहला आहार चयन करना चाहिए, तो आधे स्वस्थ तो आप हो जाएंगे। और ऐसा न माने कि आपने किसी भी प्रकार का जो ये कहते हैं इंश्योरेंस ले लिया कि आप श्योर हो गए या तो आप सिक्योर हो गए, ऐसा नहीं। पैसा आपका नहीं जाएगा, लेकिन आप एनेस्थेसिया गया तो आपके शरीर में बहुत कुछ गया, आपके शरीर में केमिकल्स गए, दवाइयाँ गई, तो आप मानते हैं कि चलो इंश्योरेंस ले लिया तो बीमार हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल देख लेंगे। तो ऐसा नहीं है। जीवन भर जिस शरीर के साथ रहना है वो वस्तु में बहुत ही नजर, मतलब उसका ध्यान देने की जरूरत है। हम ही वस्तु ऐसा करें कि रोग न हो और हमारे परिवार में रोग न हो, क्योंकि आज भारत में केवल 13 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर है और सारे के सारे इतने बिजी है कि वो उसको समझ ही नहीं है कि लोगों का इतना डिटेल में उसका मतलब निदान करे, चिकित्सा करे। ऐसी भारत देश की इतनी वस्ती में स्थिति नहीं है, इतने कम डॉक्टर हैं। तो हमको ही स्वस्थ रहने की विद्या ऋषि मुनियों ने दी है, वो हमको सीखनी पड़ेगी। और आज हम जीवन भर का सीख लेते, बाहर का कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का, हमको अपने जीवन के बारे में केवल इतना सीखना जरूरी होगा। और वो मैं बताता हूँ कि अनुभव के आधार पर कि वो बहुत ही काम आने वाला है। तो ये एक हम अन्न के ऊपर ध्यान दें। दूसरा महत्वपूर्ण पानी का है। पानी आज हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि अभी का जो भी बोतल बंद पानी आता है उसकी pH 4 होती है, 3.5, 4, 5 की, बरोबर है। pH पानी का एक पैरामीटर pH का होता है, जिसमें आयुर्वेद की दृष्टि से 2 प्रकार होते हैं। एक तो कोई भी पदार्थ या तो अम्लीय गुणधर्म वाला होता है या क्षारीय होता है, जिसको हम अल्कलाइन या एसिडिक कहते हैं, बराबर है। पानी आजकल एसिडिक हो रहा है बहुत, बराबर है। उसको ऋषि मुनियों ने किस विधा से जाना होगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन एक मैं अपना उदाहरण बताऊं तो एक किंग एंड वाटर करके आया है अभी, किंजन वाटर, विदेश की कंपनी है। वो एक वाटर की एक सिस्टम बनाती है और उसके बाद वो वाटर बनाती है। तो अहमदाबाद इस्कॉन में मेरा प्रवचन रखा था, तो वहाँ पर वो लोग आए, तो अहमदाबाद इस्कॉन में, तो वहाँ पर मुझे फ़ोन आया कि एक प्रकार की वाटर की कंपनी है, तो आप आ जाओ। तो अहमदाबाद आते हो तो मैं बुला लेता हूँ। मैंने तो कोई बात नहीं, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। तो उस समय में गया, तो उन्होंने क्या कहा कि ये उन लोगों को बुलाया, मैंने प्रश्न किया क्या क्या है उसमें। तो ऐसे ही अज्ञानी की तरह ही मैंने प्रश्न किया, कुछ मैं जानता हूँ ऐसा मैंने बताया। तो वो लोगों ने सारा का सारा मुझे समझाया पानी के बारे में, जो भी वो जानते थे। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो pH नापी, मैंने कहा pH मीटर मेरे पास है, मैं नापता हूँ, मापी, करीब करीब 7 आई, बराबर। ब्लड की 7.3 होती है। तो मैंने कहा कि ब्लड के साथ इसकी मैच हो रही है, बोले हाँ। फिर हम रेन वाटर का एक ग्लास लेकर गए। रेन वाटर का ग्लास का हमने pH नापी, वो 7.34 है। तो मैंने कहा ये रेन वाटर है, बारिश का। बोले ये है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। तो पूरा रेन वाटर आयुर्वेद में लिखा उस समय, जहाँ pH मीटर नहीं था जिस टाइम, लेकिन उन्होंने सब पानी में से रेन वाटर को ही चूज किया।
जिसकी पीएच बराबर ब्लड की पीएच से मिलती है, मतलब वो एकदम ब्लड के साथ घुलता है, एकदम प्रॉपर रस धातु के साथ उसका सम्मिश्रण हो सकता है। तो आज हमको जो पानी पीना है रोग कारक नहीं है, ऐसे पानी हम लोग बताते हैं कि रेन वाटर कहीं से भी व्यवस्था करके लाओ। उसके मैं 2 उदाहरण बताता हूँ रोग कैसे कैसे होते हैं। पोरबंदर के एक हमारे खास सत्संगी जो वीडियो हो रहा है भीमा भाई, वो मैं जो भी मेरा अनुभव है वही मैं कहूँगा, काल्पनिक बातें मेरे पास अनुभव ही इतने हैं कि मैं कहूँगा तो उसका रात हो जाएगी। तो अपनी बेटी पोरबंदर में रहती है, भीमा भाई हमारे खास सत्संगी है, पोरबंदर में उनकी लड़की रहती है, एयरपोर्ट रोड पर ही उनका बहुत बड़ा बंगलो है, तो बहुत सुखी है परिवार। अब वो मेरी अपॉइंटमेंट लेकर आए, जनरली बच्चों को ऊपर मेरी विशेषज्ञता है रोग पर, तो क्या हुआ पता है, इतनी फाइलें लेकर आए। उसको समस्या पचन की थी, आंत्र की थी, उसके बहुत सारे रिपोर्ट्स करवाए थे, वो अच्छा ही नहीं हो रहा था, भूख ही नहीं लग रही थी उसको, और पाचन की जबरदस्त समस्या, बहुत समस्याएं थी, और उसके कारण उसको एलर्जी भी थी। तो बहुत सारे एलर्जीज के रिपोर्ट वो मैंने देखा पूरा उसको। पहले हम ये देखते हैं कि आपकी गलती आप कहाँ कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि कोई डॉक्टर ने देखने का नहीं प्रयत्न किया कि उसकी गलती कहाँ। सीधा रोग हुआ सीधा उसको मारो, सीधा रोग हुआ सीधा। और आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है सर्वेषाम एव रोगाणाम निदानम परिवर्जनम। कारण को दूर नहीं करते हो तब तक आप कोई भी प्रकार का एक दवाई काम नहीं करेगी। तो पहले मैंने देखा कि उसका पानी में तकलीफ है, तो मैंने कहा कि आपको इसको रेन वाटर देना है, दवाई की बात बाद में। बोले रेन वाटर मिलेगा नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। सब पहले तो क्या है, लोग बहाना बनाते हैं, क्योंकि वैद्य भी ऐसा होता है ना, तो ये भी चलेगा वो भी चलेगा। तो मैंने उसको बताया कि आप यदि बंगला बना सकते हो, इतना तक व्यापार सब कर सकते हो, तो रेन वाटर ऐसी कौन सी स्वर्ग की वस्तु अमृत है कि वो नहीं मिलेगा। बता दिया सब कुछ। तो उसके बाद रेन वाटर की भी व्यवस्था हो गई कहीं से, और क्या 2-2.5 महीने केवल उसकी एक दवाई ली, रेन वाटर से उसको अच्छा हो गया बिल्कुल। इतनी फाइलें वो 3 साल और 18 डॉक्टर के अलग अलग मंतव्य, केवल एक वाटर चेंज करने से केवल एक फायदा हो गया। वाटर इतना महत्वपूर्ण। तो दूसरा इस पर ध्यान रखना है हमको, वाटर पर ध्यान। दूसरा एक महत्वपूर्ण, हम लोग बार बार चेंज करते हैं। घर पे पानी अलग पीते हैं, ऑफिस पे अलग पीते हैं, तीसरी जगह अलग पीते, ऐसा नहीं करना है। हर एक पानी अलग अलग है, उसकी पीएच अलग अलग है, उसका हार्डनेस और सॉफ्टनेस सबकी अलग अलग है। एक ही बोतल अपने पास रखनी है और उसी में से आपको पानी पीना है। वो एक तरह का पानी होना चाहिए, नहीं तो आपको यूरिनरी डिसीज बढ़ेंगे, किडनी पर लोड आएगा। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं, उसको लगता है सब पानी एक है, सब एक नहीं। सबका अलग अलग थिकनेस, सबकी हार्डनेस अलग अलग है, सॉफ्टनेस अलग अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है। वो अलग अलग पानी जाता है तो शरीर की पाचन क्रिया में डिस्टर्बेंस होता है। तो एक ही बोतल आनी चाहिए अपने साथ, और वो एक ही प्रकार का पानी। आप घर पे पीते हो वही आपको ऑफिस पर ले जाना है, वहीं पर दूसरी जगह ले जाना है। वो पानी बहुत महत्वपूर्ण है अपनी बॉडी फंक्शन के लिए। और तीसरा 90%, 80 to 90% कंजप्शन आपका शाम से पहले हो जाना चाहिए पानी का, रात को नहीं। अभी हमने कफ जितने को बढ़ा है, वो सारा का सारा एक कॉमन कारण है रात को पानी पीने की। क्योंकि हम रात को जगते हैं। तो बच्चे का उदाहरण कोल्हापुर, हाँ, कोल्हापुर में एक बेटी आई थी हमारे पास अभी गुरुकुल की शिक्षा के लिए। तो मैं गुरुकुल में तो उसकी इंटरव्यू लिया, तो वो कुछ उसको मैंने तैयारी करने को बोला, लेकिन उसको एक था बेड वेटिंग की समस्या कोल्हापुर। तो उसकी भी इतनी फाइलें थी बेड वेटिंग की, उसमें भी तरह तरह की होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब दवाइयाँ दी थी डॉक्टरों ने। तो मैंने उसको देखा कि क्या कारण है इसका। तो पहले हम दिनचर्या देख लेते कि इसका गलती कहाँ कहाँ, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरुजी हमेशा एक उदाहरण बताते थे, क्योंकि कोई भी वस्तु को उदाहरण से समझाने की एक टेक्निक है, गुरुकुल में उसका उपयोग होता था बहुत ही। वो बताते थे कि एक गैस चालू है, इतना बड़ा पतीला पानी का रखा है, बराबर है, बराबर, इतना बड़ा पतीला, अग्नि चालू है नीचे गैस का, और आपको 2 टन बर्फ दे दिया है पानी को ठंडा करने के लिए। 2 टन बर्फ आपके पास है, या 5 टन बर्फ है, जितना चाहिए लो, ये पानी को ठंडा करो।
पानी को ठंडा करने का पहला स्टेप क्या होगा? 3 बातें आप याद रखो। देखो, नीचे बड़ा गैस चालू है, ऊपर पतीला बड़ा है, उसमें पानी गर्म हो रहा है, बराबर है। वो पानी को ठंडा करना है। बर्फ आपके पास है, दुनिया भर का, ऐसा मानो पूरा मंदिर ही बर्फ से भरा है, इतना स्कोप है आपको बर्फ का, बराबर। पहला स्टेप आपका क्या होगा? गैस बंद करना, बराबर है। सेम ऐसी वस्तु है, हमारा है ना आहार, वो गैस है, बराबर है। अब हमने जो पतीला रखा है, बराबर है, बराबर, वो हमारा रोग है। और बर्फ वगैरह जो आपको सुविधा दी है वो सारी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, तरह तरह की डब्बा, तरह तरह के स्टिकर वाली दवाइयाँ है पूरे, बराबर। पूरी कंपनियां बनाती है अलग 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 चमकीले स्टिकर, उसका वो, तो आपको लग वाह भाई वाह, कितनी बड़ी बात है, मतलब। तो ये पूरा का पूरा अनलिमिटेड सोर्स है, बराबर। अब वो बर्फ डालता जाएगा पानी में और गैस चालू है, तो क्या होगा? पानी ठंडा होगा या बर्फ गर्म होगा? क्या होगा? दोनों में से क्या होगा? किसका चांस है? बोल, बर्फ गर्म होगा ना, पानी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि आग है ना, वो इसको जीत ले। अच्छा, गैस बंद कर दिया आपने, तो बर्फ डालो या न डालो, पानी की प्रकृति क्या है? ठंडा होना है। ठंडा होने की कुछ करना पड़ेगा, बर्फ भले रहे, बर्फ की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आपने गैस बंद कर दी, बर्फ की जरूरत ही नहीं है। अभी देखो, हमने आहार विहार सही किया, बराबर है, तो शरीर की प्रकृति स्वस्थ रहने की ही है, बीमार नहीं है। बीमार रहने की प्रकृति नहीं, बीमार विकृति। प्रकृति क्या है हमारी? देखो, घाव हो गया, बराबर है, वो अंदर से हील होता है, बाहर से इंफेक्शन न हो इसके लिए हम उसमें मलम लगाते हैं। मलम से घाव ठीक नहीं होता है। लोगों को लगता है कि मलम डाला तो भर गया, भरा अंदर से। मलम तो बाहर से डाला, उसका कन्वर्ट नहीं होता है माउस में, मेद में, ऐसा नहीं होता है, वो तो अंदर से भरता है। इतना घाव गहरा हो गया, वो अंदर से भरता है, क्योंकि हील हमारा बॉडी खुद करता है, उतना सेंसिटिव है। जब तक हम उसको मूर्छित नहीं कर देते, जब तक हम उसको मार नहीं देते हैं अलग अलग वस्तुओं से, तब जैसे पेन किलर आप लेते हो, तो एक आप थोड़ी सी आत्महत्या करते हो, जैसे 10 खा ली एक साथ, तो क्या होगा? बराबर। आत्महत्या को ये नहीं करता है कि एक साथ 5 खा लिया, आपने एक खा ली और धीरे धीरे खा ली, तो आपने धीरे धीरे आत्महत्या की। 1% रोज की, वो केवल हमको पता नहीं होता है, लेकिन तब आत्महत्या होती। क्यों? क्योंकि आप ब्रेन और शरीर के बीच की जो रिदम है ना, उसको सहन किए बिना आप डिस्टर्ब करते हो। वो सिर दुख गया तो आपका कुछ बड़ा बिगड़ेगा, वो आपको दे रहा है सेंसेशन कि कहीं विकृति है शरीर में। तो आप क्या करते हो कि विकृति है, लेकिन धंधा महत्व का है, मीटिंग महत्व की है, तो चलो गोली लावे, बरोबर है। और 1 रुपये की ही, अब तो कोई तकलीफ नहीं। और अभी तो प्रधानमंत्री जन योजना में तो बिल्कुल फ्री है। तो आपको ये हर एक वस्तु पैसे से नापने की आदत हो गई है, वो सबसे बड़ी खराब बात। तो क्या है, गोली 5 रुपए की है ना, तो उसको ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा है और मैं 5 रुपए की ले सकता हूँ, बराबर है। और पूरा स्ट्रिप ही ले लेते। पहले हम बताते कि पहले के वैष्णव लोग जाते थे, जो मैं बचपन से मैंने देखा ऐसा, तो वो एक गांव से दूसरे गांव को जाते थे, बराबर है। तो मैं देखता था कि बड़ी पेटी होती थी, उसमें एक ठाकुर जी, पता है आपको, बालकृष्ण, उसको स्नान कराना, वो उसके कपड़े होते थे, उसको धराने का कुछ होता था। मैं देखता इतनी बड़ी पेटी होती, बराबर है। बाहर जाते थे तो पेटी लेकर जाते थे, मैंने बहुत जगह देखा है ऐसा, मैंने घर पे देखा वो। अब मैंने विचार किया कि ये पेटी ऐसी ही रही, अंदर का माल बदल गया। अंदर अभी क्या होता है पता है, अभी भी पेटी वही है, इतनी ही बड़ी। अभी क्या है, सुबह लेने की गोली हो गई थायराइड की, बराबर है, दोपहर की भी एंटासिड हो गई, शाम की लेने की फिर दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ऐसे करके रात तक, रात की बीपी की तो है ही है फिर, बराबर है। फिर एक और ट्राइका 25 तो है ही है, क्योंकि विचार बहुत आते, नींद नहीं आती। तो पूरी की पूरी वेराइटीज बन गई दवाइयों की, इतनी बड़ी। पेटी वही रही, दवा अंदर का माल बदल गया। क्यों? क्योंकि जीवन शैली बदल गई। तो हमारा क्या है कि जो गैस है वो हमारा आहार विहार है,
उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो दवाई का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, क्योंकि बॉडी का पाचन तंत्र ही खराब हो जाएगा। उसमें पेन किलर हम लेते हैं, उसमें भी वो सबसे बड़ी घातक है, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस करने में बहुत बड़ा महत्व का रोल उसका है। वो रिदम तोड़ देती है, हमारा कॉन्टैक्ट तोड़ दे। लाइक मेरे और गोविंद प्रभु जी के बीच का कोई कॉन्टैक्ट तोड़ दे तो क्या होगा? वो क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ नहीं पाएंगे। तो शरीर में कहीं विकृति है तो पेन है, तो माइंड तक जाता है, तो हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो शरीर में तो रहेगा, माइंड तक नहीं जाएगा। अब ये एक हुआ। बस ऐसी ऐसी चीजें होती है तो शरीर और मन की रिदम ब्रेक होती है। वो ब्रेक होती है, वहां पर हमारे अनेक रोगों की शुरुआत है। तो शरीर की प्रकृति ही ऐसी है कि स्वस्थ रहने की है। तो हम लोगों को दूसरा ध्यान पानी का रखना है। उसमें मैं बता रहा था कोल्हापुर, तो वो लड़की आई तो इतनी सारी फाइल है, तो बेड वेटिंग की समस्या थी, मतलब पेशाब करने की पथा, मतलब बेड में, तो बहुत थक चुके थे। 3 साल तक 4 साल तक तो लगातार दवाई ले रहे थे, बहुत सारे रिपोर्ट्स हो गए। ओके, ये एक किडनी फंक्शन का एक विषय है, मूत्र मार्ग का पूरे के पूरे रोगों का वर्णन है आयुर्वेद में। तो उसके अनुसार मैंने देखा, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो रात को, मतलब शाम को स्कूल से आता है छूटकर, उसके बाद वो क्या होता है? थक जाता है तो पानी पी लेता है। पानी पीता है तो वो पानी का जो मूत्र में मतलब वो कन्वर्ट होता है, तो वो रात को 2-3 बजे, क्योंकि 2 प्रहर के बाद 6 घंटे 7 घंटे के बाद होता है, बराबर है। तो उसमें उसको यूरिन का आवेग आता है, वो 2-3 बजे आता है, तो वो निद्रा में होता है, तो बेड वेटिंग हो जाती है। अब उसका पहला नियम ये किया कि शाम को खेलना नहीं, क्योंकि शाम को खेलेंगे तो प्यास लगेगी तो ज़्यादा कंजप्शन शाम का होगा पानी का। पानी शाम को ज़्यादा पी लिया तो यूरिन रात को मध्य रात्रि में आएगा, मध्य रात्रि में आया, उस समय हम नींद में होंगे, तो ये होने ही वाला है। तो इसके लिए पहला अब देखो समस्या ये बंद खेल करवाया हमने शाम का, हमने कहा सुबह खेल लो, आप खेलना है, शाम के बाद खेलना नहीं है। और शाम के बाद पानी नहीं पीना, ऐसा नहीं कहना है। लोग ऐसा बोलते शाम के बाद पानी नहीं पियो, तो बहुत गलत हो जाएगा। देखो प्यास लगी और पानी नहीं पिया तो शोष नाम का रोग होगा, गला में विकृति होगी, शोष नाम का रोग होगा। हम ये नहीं कहते पानी नहीं पीना, हम ये कहते हैं कि प्यास न लगे ऐसा करो। आप डाइट करते हैं ना, तो लोग बताते हैं कि भोजन न करो, हम कहते हैं भूख न लगे ऐसा करो। ये दोनों डाइट में फर्क है, पता है ना आपको। सुझाव क्या देते हैं कि कम भोजन करो। और देखो आपको भूख लगी और आप कम खाते हो ना, तो बहुत सारी विकृतियां होगी। आप कम खाते हो मतलब बहुत कम खाते हो, कम तो खाना ही, पर भरपेट तो किसी को खाना ही नहीं। पूरा बॉडी पूरे पेट भोजन से। अभी तो क्या है, लोग पता है शादी में जाते हैं ना, तो भोजन के लिए नहीं जाते, वसूल करने के लिए। हमारे गाँव में ऐसी सिस्टम है कि 500 रुपया लिखाते हैं। अब उसका क्या होता है पता है? पूरा, क्योंकि समाज ने गिनती ऐसी ही सिखाई है उसको। 500 रुपया मैंने दिया, तो अब वो ऐसा विचार करता है कि ये 500 को वसूल कैसे करूं, बराबर है। तो इतना एक ही में दाल भात साग चावल इतना, फिर आइसक्रीम और चाय दोनों साथ में, बराबर है। एक अति ठंडा है, एक अति गर्म, सब कुछ। फिर हमारी फार्मेसी रास्ते पर है, तो वहीं आ जाते कि कोई पेट बहुत ही दुख रहा है, तो कोई क्रीम लगाने वाली है तो दीजिए पेट की। तो पेट की तो क्रीम नहीं होती है, चेहरे की होती है। पेट की तो कोई क्रीम नहीं होती। हमने कहा पेट की तो इंग्वाष्टक होता है, चित्रकादी वटी होती है, अग्नितुंडी, कोई ना कोई ऐसी पाचक वटी होती है, वो होती है। तो बोले उतनी जगह होती तब तो मैं लड्डू ही खा लेता हूँ। उतनी जगह नहीं है गोली जाने की, इतना भरपेट खा लिया है, क्योंकि वो माइंड ऐसा है कि वो वसूल कर। आयुर्वेद में उसका सुंदर वर्णन दिया है कि 4 भाग आपको कल्पित करने हैं, 2 भाग सॉलिड से भरने, 1 भाग लिक्विड से भरना है और 1 भाग खाली रखना। कभी भरपेट नहीं खाना है तो स्वस्थ रहोगे। और आयुर्वेद में बताया कि जब तक आप जब बोलो तब आप खा सकते हो, इतनी आपकी अग्नि अच्छी है ना, तो आप स्वस्थ रह सकते हो।
जब चाहो तब आप खा सकते हो, इतनी अग्नि तीव्र होनी चाहिए, तो कम खाना है, ये महत्व होता है। तो उसकी मैंने फाइल देखी, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। तो शाम का मैंने पानी का कंजप्शन बंद करवाया उसको, प्यासी न लगे ऐसा किया, पानी कम करने को नहीं बोला। हमारा एक नियम है कि उसको खाने का काम नहीं करवाते हैं, भूख कम करवाते हैं। प्यास न लगे ऐसा किया कि वो सुबह से 2 शाम तक ही हो जाए। उसके बाद उसको अच्छा हो गया, और उसको जो 4 साल से समस्या थी वो अच्छी हो गई। वो बोले कि ये तो बहुत ही था, क्यों? क्योंकि सबसे पहला है हमारी दिनचर्या का हम लोग पूरा का पूरा विवरण लिखे, और उसके बाद वहीं पर हमारी बीमारी का कहीं ना कहीं कारण जुड़ा होता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम, वो है हमारा व्यवहार। हमारा हर एक व्यवहार हमारे हार्मोन से, उसका आज से सालों पहले आयुर्वेद ने ग्रंथ, जिसको हम ग्लैंड्स कहते हैं, उसको चूलिका ग्रंथि है, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों का वर्णन किया है। अंतःस्राव का विज्ञान है, जो आज हम हार्मोन्स कहते हैं जिसको, वो आयुर्वेद ने हजारों साल पहले दे दी, और उसका महत्व बताया कि आप बाहर कितना आहार लेते हैं, उससे पानी का, और उससे ज्यादा अंतर जो आपके स्राव होते हैं ना, उसका महत्व है। लाइक आप थायराइड है आपको, तो आप बहुत कुछ खाते हो, बहुत कुछ, सुबह दोपहर शाम, लेकिन इतनी सी ग्रंथि में इतना सा सूक्ष्म स्राव थोड़ा बढ़ गया आपका, कि आप कितना खाने के बावजूद भी, बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आप पतले होते जाओगे। पता है आपको? देखो कितना है, कितना फर्क पड़ा। एक स्राव का डिस्टर्बेंस इतना हुआ, और ये थोड़ा ज्यादा हुआ, अलग रूप से विकृत हुआ, तो आप कुछ नहीं खाओगे, आप मोटे होते। ये इतना स्राव कितना काम करता है। यही स्राव हमारी डायबिटीज का कारण बनता है। यही है, उसको आयुर्वेद की परिभाषा में स्राव कहते हैं। अभी हार्मोनल एक्टिविटीज कहते हैं उसको, कि उसका सेक्रेशन होता है हार्मोन्स का। तो आयुर्वेद की परिभाषा में जो, जैसे हम अभिषेक करते हैं तो पानी का स्राव होता है, मतलब पानी गिरता है नीचे, टपक टपक टपक, उस तरह से निकल रहा है। लेकिन उस तरह से निकलना नहीं है, उसका मैनेज करता है वो, वहाँ से निकल कर पूरे की पूरी ग्रंथियों में पहुँचता है। तो वो कहाँ डिस्टर्ब होता है? जब हम मानसिक रूप से, जब हम स्ट्रेस में आते हैं, मानसिक रूप से हम दबाव देते हैं मन को। जैसे मन का स्वभाव प्रसन्नता है, शांति। देखो, प्रेम से आप 100 साल जी सकते हो, और प्रेम 1 लाख लोगों को कर सकते हो, बरोबर है। द्वेष आप 1 का नहीं कर सकते। वाह, 1 लाख लोगों का प्रेम आपके ऊपर है, और 1 का द्वेष है ना, तो 1 का द्वेष भारी पड़ेगा। 1 लाख का प्रेम असर नहीं करेगा, 1 का द्वेष आप पर भारी पड़ जाएगा। 1 का द्वेष आपको डायबिटीज कर देगा, बराबर। 1 लाख का प्रेम नहीं, लाखों का प्रेम है चालू, 1 का, क्योंकि उसके ऊपर किसका असर है? तो विकारों का, भावों का बहुत असर है। हमारा जो इमोशनल लाइफ है ना, उसका बड़ा संबंध हॉर्मोन्स के साथ है। बच्चों का भी ऐसा है, हम लोग बच्चों को प्रेम नहीं देते। अच्छा, मैं एक अंतिम बात बता दूँ मुझे, टाइप 1 डायबिटीज के केस बढ़ रहे हैं बच्चों में। उसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो प्री स्कूल है, बराबर है, या डे स्कूल है। बच्चे को जब माँ का सानिध्य देना चाहिए, उस समय माँ का सानिध्य माँ नहीं देती है, तो उसको कोई हक नहीं है कि बच्चे को जन्म दे। वो कहीं और भेजती है तो उसको मानसिक रूप से शॉक लगता है, क्योंकि वो उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है। मुझे भी आपके साथ रहने का होता है ना, तो मेरे भी हार्मोनल इम्बैलेंस। गोविंद प्रभु जी के साथ मैच है तो रह सकता हूँ मैं 5 घंटा, बराबर। लेकिन कोई एक अननोन व्यक्ति के साथ में 8 घंटा रहूँ या 4 घंटा, तो वो क्या बोले, ऐसा ही नहीं होता है। तब क्या कहे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं। तो क्या होता है, बच्चे को आघात लगता है मानसिक रूप से। अभी एक हमारे खास सत्संगी है, उसके लिए हमने फ्रीज लिया अपने गुरुकुल पे। हमारे गुरुकुल में फ्रीज नहीं था, तो हम क्या करते थे, वो बच्चा माता पिता के साथ हमारे यहाँ रूप में आते थे। वो लोग मेरे खास परम स्नेही थे, मतलब अच्छे कार्य करता था। तो वो लोगों का जो बच्चा था, उसको इंसुलिन देना होता था और उसको फ्रीज में रखना होता था।
तो फ्रीज गांव में देखने को जाते थे, तो गांव वाले कभी थे कभी नहीं, ऐसा होता है ना, बार बार लेने जाना आना, तो हमने फ्रीज दे दिया उसके लिए इंसुलिन रखने के। अब टाइप 1 डायबिटीज क्यों हुई उसके, क्योंकि दोनों आईटी सेक्टर में थे, दोनों जॉब पर जाते थे और बच्चे को वहाँ पर भेजते थे प्री स्कूल, और वो अकेला रहता था 6-7 घंटे तक, तो माँ को मिस करता है, तो वो आघात लगता था मानसिक रूप से। अब उसको दुख के साथ कहना पड़ता है उसकी डायबिटीज अभी लगभग जाएगी, क्योंकि बचपन से जो रोग होते हैं ना वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो जो मकान बन रहा है तब वो गलती हो, बाहर की नहीं है, तब वो अंदर के। तो बच्चों का ये एक हार्मोन। दूसरा हमारा जो युवाओं का हो रहा है, अभी अलग अलग हम देखते हैं उसका हर एक का। देखो आप सीरियल देखते हो तो टाइम पिक्चर और सीरियल देखने से टाइम पास नहीं होता है, टाइम किल होता है, क्योंकि आपके माइंड को भी वो विकृत कर रहा है, किलिंग कर रहा है। एक दृश्य हम 5 बार देखते हैं ना, तो उसके संस्कार हमारा माइंड ग्रहण करता है, वो पूरा सबकॉन्शियस जागरूक होता है, उसके ऊपर हम नहीं देखते। इसके लिए भी हमको जो विचार नहीं आने चाहिए वो आते हैं, फिर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते, बजाय ये कि वो विचार के सोर्स को खत्म नहीं करते। फिर हम प्रभु जी के पास पहुंच जाते हैं कि ध्यान सिखाओ हमको, ध्यान की शिविर में जाना है, बराबर है, क्योंकि गलत विचार आ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप टीवी देख रहे हो, तो पहले उसको बंद करो। और ध्यान वाले भी ये भी चालू रखते हैं, वो भी चालू रखते हैं, वो भी एक तरफ चालू है, मतलब गैस भी चालू है और यहाँ ध्यान शिविर भी चालू है। तो हम बताते हैं कि वो बोले कि ध्यान लगता नहीं है, क्या करें। मैंने कहा शिविर में आओ, हम भी कराते हैं आयुर्वेद। तो बोले कि ठीक है, तो शिविर में क्या होता है आपका यहाँ की? बोले मुझे प्रकाश दिखने लगा, ध्यान हो गया। तो मैंने कहा क्या था? बोले बस एसी चल रहा था अच्छी तरह, आइसक्रीम का प्लेट पड़ा था, बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही थी, बरोबर, तो ये बहुत अच्छा था, तो बस मैं समाधि में गया। तो मैंने कहा कि ऐसा है तब तो वो विषयों का ध्यान हुआ कि समाधि हुई। 45 डिग्री गर्मी है और आप बरोबर समता में है, तब तो बरोबर। तो क्या होगा कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा व्यवहार के कारण। तो हमारा जो व्यवहार का स्तर है ना वो बिगड़ गया है। अभी हम रूडली व्यवहार करते हैं, अभी हम इमोशन को नज़रअंदाज करते हैं, अभी हम हमारा जो पारिवारिक से सामाजिक जीवन है उसमें हमारे पास नम्रता नहीं है, हमारे पास अच्छा सीखने का, अच्छे लोगों के प्रति आदर नहीं है, बराबर। ये सारी चीज़ों का परिणाम क्या हुआ है? बहुत बड़ा परिणाम हमारे मन के, हमारे अंतःस्राव पर, बराबर। फिर अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं। अभी क्या है, सोशल मीडिया का एक तो प्लस पॉइंट है, ये अच्छी तरह, बहुत बड़े माइनस पॉइंट्स ये है कि जो स्ट्रेस हमारा मन सहन नहीं कर सकता था, केवल हमारा परिवार का कर सकता था, एक का कर सकता था, वो हमने पूरे जगत का ले। तो उसके कारण हमारे हार्मोनल इनबैलेंस के कारण बहुत सारे रोग बढ़ रहे हैं, बच्चों के बढ़ रहे हैं, युवाओं के बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आप अच्छा सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो तो अच्छा ही है। केवल उससे कुछ बातों में हार्मोनल इनबैलेंस से बचे। तो ये 3 ऊपर हम ध्यान रखेंगे, एक तो अन्न के ऊपर, आहार के ऊपर, एक पानी के ऊपर, और तीसरा हमारे व्यवहार के ऊपर, कि हम इतना ही स्ट्रेस ले, हम सहन कर सकते हैं, उतना ही काम करें, काम को बोझ न बनाए। वो स्ट्रेस जनरेट होता है। एक विद्यार्थी है वो होशियार नहीं हो जाता है 16 घंटे पढ़ो, वो पढ़ने की आदत बनाने से होशियार। एक बार 16 घंटे पढ़ लिया और परीक्षा के बाद वो लगा घूमने, पुस्तक ही नहीं पढ़ता है, तो वो होशियार। पढ़ने की आदत, क्योंकि शरीर इफेक्ट किसी की भी आएगी। अभी देखिए दवाइयों में भी लोग क्या करते पता है, 1 महीना दवाई लेते, फिर उसको लगता है ना कि कोई फायदा नहीं हुआ, तो हमारा वहाँ से पूछते हैं, गूगल फॉर्म भरते हैं, तो कितने ली? बोले 30 दिन ले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर बंद कर दी। तो हमने कहा अच्छा हुआ हमने आम का बगीचा नहीं लगाया। आम का बगीचा लगाते और आप 10 दिन पानी देते और आप देखते कि अच्छा केरी तो नहीं आई आम। सबके आम में, सबके तो आम के वृक्ष में केरी कितना बड़ा एक्सपोर्ट है भारत का, और मेरे आम में तो केरी ही नहीं आई, तो पानी देना बंद कर देते आप, बराबर है। क्या करते हैं हम लोग, कंसिस्टेंसी नहीं रखते। और आयुर्वेद की पूरी रस धातु की, रक्त धातु की, सप्त धातु की प्रोसेस है ना, वो कंसिस्टेंसी से मेंटेन होती है। दवाई 25 लो, उससे महत्व नहीं, इसे हम 2 या 3 ही देते, क्योंकि पता है 20 आप लंबे टाइम तक नहीं ले सकते हो। 2-3 दवाई दो, 2-3 आहार, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन लेना है, मतलब लेना ही, और उसी समय लेना है।
क्योंकि हम सो जाते हैं, हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, वो चालू है, वो बॉडी का अल्गोरिदम वो चालू है हमेशा। तो उसके हिसाब से आहार विहार का हम नियोजन करें, औषध अच्छे लें, हम अच्छे विचारों में रहे, और जहाँ जहाँ हमको लगता है कि अस्वास्थ्य का कारण है उसको एनी हाउ छोड़, उसको किसी भी प्रकार से छोड़ दे, वो कोई मजबूरी नहीं है उसको लेने की, उसका संकल्प चाहिए उसको छोड़ने का, या वो गलत है तो फिर हम छोड़ ही देंगे उसको। तो इतना मैंने बात की कि एक अज्ञान है वो हम निकाले, और खास करके आयुर्वेद में बताया गया है कि जो व्यक्ति अच्छा नॉलेज लेता है ना, उसका हार्मोन बैलेंस रहता है उसका। ये बहुत ज्ञान के पास रहने का भी एक महत्व है। देखो आप किसका संग ले रहे हो ना, वो बहुत महत्व रहेगा इसका। इसके लिए बच्चों को पागलों की ट्रीटमेंट बताते हुए क्या कहा है आयुर्वेद में पता है? ब्राह्मी, शंकुष्की, जटामासी से लेकर बहुत सारी औषधियां बताई, लेकिन पहले इसको कहा कि किसी भी बच्चे को विद्वानों के संग में रखना है। अच्छा वातावरण, पॉजिटिव वातावरण होगा ना, वो बदलता जाएगा, क्योंकि हमारा है ना वो सभी कुछ प्रभाव वातावरण का होता है, आसपास के एनवायरमेंट का होता है। तो हम अच्छी तरह से, इसलिए प्रभु जी, गोविंद प्रभु जी शिविरों का आयोजन करते हैं। ये हमको ऐसे अननोन, हम जानते नहीं ऐसी वस्तु हमको सीखने मिली, क्योंकि आज देखिए भारत में सब कुछ सुलभ है, ज्ञान दुर्लभ हो गया है, सही ज्ञान दुर्लभ होता गया है। देखो हमारे भी दुख है कि डॉक्टर है आयुर्वेद के जितने भी, उसमें से प्रैक्टिस करने वाले हैं लेकिन नॉलेज देने वाले हैं, और स्वास्थ्य दवाइयों से प्रैक्टिस से नहीं आएगा, वो तो नॉलेज से आएगा। हम बीमार पड़ेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल करेंगे, तो कितने लोगों को आप ट्रीट कर पाएंगे? जब तक उसको समझ नहीं आएगी कि मैं बीमार कैसे न पड़ूं, तब तक हॉस्पिटल का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि वो बीमारों की एक तरफ फैक्ट्री चलती है, एक तरफ हॉस्पिटल चलती जाती है, एक तरफ बीमारियां बढ़ती है, और जैसे हॉस्पिटल बढ़ती है तो बीमारियां कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? बढ़ रही है, मतलब और कहीं कारण है, और वो कारण को और कोई नहीं कहेगा, हमको जीवन में अप्लाई करके ही करना पड़ेगा, और वो एजुकेशन जो है वो हमको लेना पड़ेगा इसी संस्थानों से, इसी माध्यमों से। तो आजकल हमको स्कूल यूनिवर्सिटीज में नहीं सिखाया जाता है, तो हमको वो घर पे अप्लाई, तो हम क्या लाभ होगा उससे? हम बच्चों को भविष्य में होने वाले घातक रोगों से बचा सकते हैं, व्यसनों से बचा सकते हैं। अब एक व्यसन आ गया ना, देखो ड्रग्स आ गया। राजकोट की प्रायः 10 मुख्य कॉलेजेस में ड्रग्स पहुंच गया है। अब ड्रग्स का ऐसा होता है, पता है आपको, हमको बहुत एडिक्शन वाले पेशेंट आए हमारे पास। उसका क्या होता है प्रभु जी? चाय आप पीते हो, सपोज मैं दोनों का कंपेयर कर रहा हूँ, तो आप एक, मानो कि 1 कप पीते हो, तो जीवन भर आप 1 ही कप पियो, वो बढ़ेगा नहीं आपका, बरोबर है? ये एक प्रकार का व्यसन है, मैं दोनों का कंपेयर कर रहा हूँ उस दृष्टि से, बराबर है? तो 1 कप ही आप जीवन भर पियोगे। कॉफी पीते हो तो उसका भी ऐसा, और ऐसा भी, बरोबर है? तो ये आप उदाहरण देखिए। ड्रग्स का ऐसा नहीं, उसमें आप अभी थोड़ा ले, इतना कोई ले रहा है, तो अब इसमें से संतुष्टि नहीं होगी, उसको ज्यादा, उसका बॉडी साथ में कर लेगा उसको, फिर उसके उसे असर नहीं होगा, फिर ज्यादा मात्रा गई तो उससे फिर ज्यादा चाहिए, उसे फिर ज्यादा चाहिए, फिर ज्यादा चाहिए। और दूसरा एक बड़ा पॉइंट की वो कल्पना है या वास्तविक है, वो दोनों में फर्क उसको करने का कम होता है, वो सीधा हॉर्मोन्स पर अटैक करता है, तो उसका ये तंत्र को, चेता तंत्र को एकदम मूर्छित कर देता है। तो आज युवाओं को आज यहाँ पहुंचने में देर नहीं, हमने उस पर एंटीवायरल सॉफ्टवेयर नहीं डाला, युवाओं में अच्छे ज्ञान की तरफ नहीं मोड़ा, तो वो जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का पीएचडी है या कोई स्कॉलर है कोई भी, ये जब अंतर ज्ञान उसको नहीं है तब तक वो चपेट में है, वो बाहर का तो अलग अलग है उसको। तो उसके लिए मेरी इच्छा है कि प्रभु जी ने भी कहा है हम लोग ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें, हम लोग पहले जागरूक हो, अपने आयुर्वेद अपने घर घर पे लाए। भगवान ने जो व्यवस्था बताई है भगवद गीता में, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, उसका अनुपालन हम आयुर्वेद की रीति से करें। एक सात्विक, राजसिक, तामसिक फूड को समझे, केवल प्याज और लहसुन तामसिक नहीं, तामसिक की पूरी लिस्ट है,
जो हम 2 छोड़ते हैं 98 तो चालू है, 100 तो चालू है वो, बराबर है। तो वो हम समझते नहीं कि उसकी प्रकृति क्या है, उसको किस तरह से हम लोगों को अवॉइड करना है। वो सात्विक चीज़ों का सेवन, वो चाहे विचार हो, चाहे आहार हो, कुछ भी हो। तो इसके साथ हम वापस एक बार मिलेंगे। कोई प्रश्न है तो करिए अभी। तो एक बार हम लोग वापस कार्यक्रम आपको बताएंगे 19 का करना है, ऐसा किस किस विषय पर। मेरी इच्छा एक ही है कि आप जिसके भी बच्चे हैं उसको तो देखिए सब लोगों को सीखना है, लेकिन जिसके बच्चे हैं ना वो अवश्य ऐसा सीख ले, नहीं तो उसके पास बच्चों का स्वास्थ्य के लिए भारत में बहुत विकट परिस्थिति है। और अभी हम दिव्यांगता निवारण के लिए एक आयोजन कर रहे हैं कार्यक्रम प्रभु जी। भारत में भी 4,92,00,000 दिव्यांग लोग हैं। कितने? 4,92 लाख, मतलब 2 देश हो जाए, 3-4 छोटे छोटे देश हो जाए, उतने दिव्यांग। 21 प्रकार की दिव्यांगता गवर्नमेंट ने जाहिर की है। दिव्यांग मतलब अपंग का एक शब्द हमने दिव्यांग के रूप में दिया है। जैसे शारीरिक विकृति, मानसिक, जातीय विकृति तो ली नहीं, वो बेड करेंगे यदि तो ज्यादा होंगे विकृत। क्यों हो रहा है? तो हम देखते हैं कि रामायण के काल में अंध लोग केवल 2 थे, श्रवण के माता पिता, बराबर है। आगे आते हैं महाभारत काल में और अपंगों की संख्या केवल 8 की थी रामायण में 8 लोग ही अपंग। महाभारत काल में केवल 12 लोग अपंग और 2 लोग अंध थे, एक अंधतमस ऋषि थे और एक धृतराष्ट्र। आज 50 लाख से ज्यादा अंधे। तो तब क्या था? तब वरदान था, आज अभिशाप हो गया है, आज शाप दे दिया ईश्वर ने, क्या हुआ है? नहीं, विज्ञान हमने जो बताया है ऋषि मुनियों ने उसको हम भूल गए। तो हमको दुख तब होता है जब आदमी खुद गलती करे और खुद उसका भोगी बने, तो कोई तकलीफ नहीं, वो तो जो करेगा वो पाएगा, ये नियम लागू होता है, बराबर। तो हमको इतना दुख नहीं होता है। सपोज किसी को तंबाकू खाकर कैंसर हुआ तो हम उसकी ट्रीटमेंट फ्री में नहीं करते, और उसकी करते ही, क्योंकि वो स्वही ने आत्महत्या की, वो तो खुद से मरा ना, उसके लिए क्यों गवर्नमेंट बेड रुकने चाहिए? वो खुद आदमी समझता नहीं है, वो तो खुद, तो उसको ज्ञान देना चाहिए पहला, बराबर है। दुख तब होता है जब शादी के बाद उसको पता नहीं होता है संतति के नियमों का, बराबर है। और उस विकृत अवस्था में या किसी भी प्रकार की मांदगी की, रोग की अवस्था में वो संतति कर बैठते हैं, और इसकी गलती के कारण जो बच्चा आया वो या अंध आता है या अपंग आता है या किसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी से पीड़ित आता है, तब गलती एक ने की और परिणाम दूसरा भोग रहा है, जीवन भर के लिए बेड ले जाता है।